साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज के सेशन में अपन करने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी बिशेस शैली। साथियों पर्सी बिशेस शैली के द्वारा लिखी गई पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। उसके बारे में अपन कंप्लीट पोएट का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, पोएम की जो एनालिसिस है, पोएम का जो थीम है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है वो भी हिंदी के अंदर, और लिटरेरी डिवाइस है जिस पोएम के अंदर कौन से यूज किए गए। साथियों आपको एक ही सेशन में कंप्लीट पोएम पढ़ने को मिलेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और चाहे आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो और उसके सिलेबस में आपके और टू द वेस्ट विंड है, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद कहीं और देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इजीली वे में बिल्कुल समझाया जाएगा। साथियों अब सबसे पहले अपन पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पीबी शेले का जो जन्म है साथियों वह 4 अगस्त 1792 को हॉर्सम इन वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ। साथियों इंग्लैंड के अंदर वेस्ट ससेक्स डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हॉर्सम विलेज के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी जो डेथ है वो हुई थी 8 जुलाई 1822 को इटली के अंदर। साथियों जन्म इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु हुई थी इटली के अंदर। इटली से ये जा रहे थे इंग्लैंड, इनके साथ इनके फ्रेंड थे जैसे लॉर्ड बायरन और अन्य फ्रेंड थे, तो वो एक नाव से जा रहे थे और इटली से थोड़ी दूरी निकले थे कि उनकी समुद्र के अंदर इनकी जो नाव है वो डूब गई और 29 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 29 ईयर्स के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए साथियों की 29 साल की उम्र में पीबी शेले ने इतना ख्याति प्राप्त कर गए कि आज इनके नाम के बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरी है। चाहे आप कॉलेज लेवल में बात करें, स्कूली लेवल के अंदर, तो अगर इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो पीबी शेले की कोई न कोई रचना वो जरूर पढ़ेगा। साथियों ऑक्यूपेशन की बात करें तो साथियों ये पोइट थे। पीबी शेले ड्रामेटिस्ट भी थे, यानी ड्रामाज भी लिखे हैं, ऐसे भी लिखे हैं, एसिस्ट थे और नॉवल भी लिखे हैं, तो नॉवलिस्ट थे, लेकिन ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी है। इनकी जो स्पेशलिटी में बात करते हैं तो साथियों इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे ये। कोई पीबी शेले रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक पोइट थे, फाइनिस्ट लिरिक एपिक पोइट थे, हाईली इमेजिनेटिव थे और इंटेलेक्चुअल एक्टिव थे। यानी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं का यूज किया करते थे अपने पोएम्स के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर, और उनकी रचनाएं वास्तव में बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल को प्रदर्शित करती है कि वास्तव में वो एक क्या थे, इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमानी प्राणी थे। इनके मेजर वर्क की बात करें साथियों, द सेंसी, ओजेमेंडियस, एडोनेस, टू ए स्काईलार्क, प्रोमेथियस अनबाउंड, डिफेंस ऑफ पोइट्री, और टू द लिबर्टी, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इनकी मेजर वर्क है साथियों। साथियों अब बात करेंगे अपन और टू द वेस्ट विंड के बारे में। साथियों पोएम को रिटर्न किया गया था, लिखा गया था 1819 के अंदर, 1819 को लिखा गया फ्लोरेंस इटली के अंदर, और इसका पब्लिकेशन किया गया था 1820 को, एक साल बाद में पब्लिकेशन हुआ। और वो किस कलेक्शन में हुआ था? प्रोमेथियस अनबाउंड के अंदर, ए फोर्थ एक्ट लिरिकल ड्रामा। ये प्रोमेथियस अनबाउंड ये 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा था, उसके कलेक्शन के अंदर इस पोएम को शामिल किया गया 1820 के अंदर और उसको पब्लिकेशन किया गया। द पोएम was chiefly written in wood rest house round the Arno near Florence, Italy in a single sitting। साथियों ये पोएम है, ये सिंगल सिटिंग के अंदर फ्लोरेंस इटली के पास राउंड द अर्नो नाम का एक रेस्ट हाउस था वुड जंगल के अंदर, वहां पे इसको लिखा गया। साथियों जिस दिन सिंगल सिटिंग का अर्थ है जिस दिन पोइट लिखने लगे थे उसी दिन उन्होंने लगभग इस पोएम को कंप्लीट कर दिया था। साथियों अब हम जानेंगे और टू द वेस्ट विंड के स्ट्रक्चर के बारे में। साथियों और टू द वेस्ट विंड के अंदर 5 सेक्शन है। सेक्शंस बोल सकते हो, कैंटोज बोल सकते हो, यानी पोएम के अंदर 5 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन के अंदर कितनी लाइन है? 40 लाइन्स है। यानी 5 सेक्शन के अंदर 40 लाइन्स प्रत्येक के अंदर है, तो टोटल लाइन हो जाएगी 70 लाइन। तो काफी लेंथी पोएम है, लेकिन फिर भी अपन इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे कंप्लीट। इसके बाद साथियों इसके अंदर जो 40 लाइन्स है प्रत्येक सेक्शन के अंदर, तो इसको सोनेट भी कहा जाता है। साथियों अब ये कंप्लीट पोएम सोनेट नहीं है, बल्कि प्रत्येक जो अलग अलग सेक्शन है उसके अंदर 14 लाइन्स है, तो कंप्लीट पोएम को आप सोनेट नहीं कह सकते क्योंकि 70 लाइन होगी टोटल, तो 70 लाइन नहीं करनी है। टोटल जो अपने प्रत्येक सेक्शन अलग अलग है 40 लाइन का, उनको कहते हैं सोनेट। साथियों प्रत्येक जो सेक्शन है इसके अंदर क्या है? 4 टरसेट है और एक क्लोजिंग कपलेट है। अब टरसेट क्या चीज होती है साथियों? 3 लाइन की जो यूनिट है उसको टरसेट कहते हैं और 2 लाइन्स की यूनिट को कहते हैं कपलेट। तो साथियों इसके अंदर 4 टरसेट है, यानी प्रत्येक सेक्शन के अंदर, तो प्रत्येक सेक्शन के अंदर 4 टरसेट है। पहले टरसेट आएगा 3 लाइन्स का, कितने टरसेट हो गए? 4, तो टोटल लाइन होगी 12। और एक आएगा कपलेट जिसको क्लोजिंग कपलेट, यानी पहले आपके 4 टरसेट आएंगे 3-3 लाइन के, 12 लाइन आपके टरसेट की होगी
और लास्ट की जो 2 लाइन है वो कपलेट होगा, वो एक कपलेट होगा। तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी? 12 + 2 14 40 लाइन टोटल प्रत्येक सेक्शन के अंदर होगी साथियों। Shelley wrote the tercet in a verse form called तर्जरीमा invented by दांते। साथियों दांते एक पोइट हुए इंग्लिश के अंदर, उन्होंने तर्जरीमा का आविष्कार किया था। तर्जरीमा होती है साथियों जिसमें टर्सेट का यूज किया जाता है और कपलेट का यूज किया जाता है। तो सेम इन्होंने वर्स फॉर्म के अंदर उसका तर्जरीमा का यूज किया गया है। इस फॉर्म के अंदर साथियों सेकंड जो लाइन होती है प्रत्येक टर्सेट की सेकंड लाइन है, उसकी जो राइमिंग होती है वो अगली टर्सेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ मैच करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, राइम स्कीम देखिए आप इसकी ABA, BCB, CDC, DED और लास्ट में EE कपलेट। तो आप ये देखिए जो फर्स्ट ये 3 लाइंस क्या है? फर्स्ट 3 लाइंस है टर्सेट, ये टर्सेट है, ये टर्सेट है और DEDA, यानी 4 टर्सेट हो गए 3 लाइन के कॉम्बिनेशन, और लास्ट वाला हो गया कपलेट। अब आप फर्स्ट जो टर्सेट है उसको देखिए ABA, यानी इसकी जो सेकंड लाइन है इसमें बोला है सेकंड लाइन ऑफ टर्सेट, यानी जो ये सेकंड लाइन है प्रत्येक टर्सेट की वो अगली लाइन अगली फर्स्ट और थर्ड के साथ मैच करेगी। देखो B है, यहाँ पे B और B। इसके बाद ये जो C है, ये मतलब सेकंड की जो सेकंड लाइन है ये अगले की टर्सेट की क्या करेगी? फर्स्ट और थर्ड के साथ मैच करेगी। देखो C C C। अब D किसके साथ मैच करेगी? अगले टर्सेट के फर्स्ट और थर्ड के साथ। तो ये इसका क्या है? राइमिंग स्कीम है, इसको कहते हैं तर्जरीमा। और लास्ट के अंदर ई है कपलेट। इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। साथियों इस पोएम को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 कैंटोज आर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ विंड। जो पहली इसके अंदर कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन या 5 कैंटोज है साथियों। इसके अंदर जो 5 सेक्शन है उसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो 3 है वो क्या है? विंड के बारे में है, और विंड भी कौन सी? वेस्ट विंड के बारे में। एंड ईच विद द इन्वोकेशन ओ हियर, और प्रत्येक के अंदर ओ हियर का यूज किया गया है साथियों कि मुझे सुनो। पोएट किसको कहता है? विंड को ओ हियर के से संबोधन करता है फर्स्ट जो तीनों अपने कैंटोज है उसके अंदर। द लास्ट 2 कैंटोज गिव ए रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। और जो लास्ट कैंटो है, लास्ट सेक्शन है, दोनों लास्ट सेक्शन उसके अंदर पोएट रिलेशन अपना बैठाता है विंड के साथ, और स्पीकर कौन है इसके अंदर? पोएट खुद है। तो इसका मतलब जो कैंटो फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 स्टार्टिंग के है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो पोएट है वो दऊ का यूज करता है, और दऊ का यूज करने किसके लिए करता है? वो विंड के लिए, विंड को पुकारता है, वो ऑब्जेक्टिव है इसलिए। और जो फोर्थ और फिफ्थ है कैंटो, यानी चौथा पांचवा जो सेक्शन है वो सब्जेक्टिव है, उसमें पोएट है ना खुद के बारे में बात करता है, खुद के बारे में, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, और आई का भी यूज करता है, तो ये सब्जेक्टिव है। साथियों इसके अंदर आइम्बिक पेंटामीटर का मोस्टली यूज किया गया है, यानी कंप्लीटली आइम्बिक पेंटामीटर का यूज नहीं किया गया, बल्कि इसमें लगभग क्या किया गया? अधिकांश जगह पर आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। साथियों नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। द पोएम ओपन्स विद ऑटम पेसिमिज्म एंड एंड्स विद स्प्रिंग ऑप्टिमिज्म। साथियों जब पोएम स्टार्ट होती है तो उस समय ऑटम सीजन होता है, और ऑटम सीजन किसको शो करता है? हमेशा पेसिमिज्म को, निराशावाद को। और जब पोएम खत्म होती है तब होता है स्प्रिंग। उस समय जो स्प्रिंग सीजन है वो हमेशा क्या शो करता है? आशावाद को। तो हमें पता चलता है कि पोएट स्टार्टिंग में निराशावादी है लेकिन उसके बाद वो आशावादी बन जाते हैं। साथियों प्रत्येक सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर इफेक्ट है जो विंड का, वेस्ट विंड का, वो किस पर होगा? अर्थ पर। यानी फर्स्ट सेक्शन कंप्लीटली अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, पूरे का पूरा अर्थ के बारे में, धरती के बारे में बात होगी। सेक्शन सेकंड जो है इफेक्ट ऑन द स्काई, यानी सेकंड सेक्शन के अंदर जो वेस्ट विंड का जो प्रभाव है वो कहाँ पर होगा? स्काई, आकाश पर। और जो थर्ड है वो इफेक्ट ऑन ओशन, जो थर्ड सेक्शन है अपना वो समुद्र के ऊपर इफेक्ट प्रभावित करेगा, समुद्र को प्रभावित करने वाला है। और जो फोर्थ और फिफ्थ जो अपना सेक्शन है वो पर्सनल रिफ्लेक्शन है पोएट का, खुद पोएट अपने बारे में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। अब देखते हैं साथियों कि वेस्ट विंड किसका सिंबल है? ए सिंबल ऑफ रेडिकल चेंज। जो वेस्ट विंड है साथियों ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला एक सिंबल प्रदर्शित करते हैं अपन पोएम के अंदर। पोएट है जो अपन को बताते हैं कि वेस्ट विंड सब कुछ परिवर्तन कर सकती है। इट इज ए सिंबल ऑफ द फोर्सेज दैट विल एंड ऑल एविल्स एंड ब्रिंग अबाउट द गोल्डन एज। ये इस प्रकार का सिंबल है कि इसमें प्रत्येक जो चीज है ना, प्रत्येक जो बुराई है वो समाप्त हो जाएगी और एक नया गोल्डन एज आ जाएगा। ये वेस्ट विंड एज सिंबल है।
साथियों अब बात करेंगे पोएम के थीम की। ओड टू द वेस्ट विंड की जो मेन थीम है साथियों वो है डेथ एंड रीबर्थ, कि किसी चीज की डेथ होगी, किसी कोई चीज नष्ट होगी तो उसके विकल्प के रूप में नई चीज जरूर इन्वेंशन होगी, नई चीज जरूर आएगी। तो डेथ एंड रीबर्थ इसका मेन थीम है। इसके अलावा ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर बेटर फ्यूचर, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, पावर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, लव फॉर नेचर एंड फ्रीडम, इसके अदर जो है थीम्स है जिसको पोएट है वो शो करते हैं। साथियों अब अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन कैंटो फर्स्ट की, यानी सेक्शन फर्स्ट की पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। तो साथियों एक्सप्लेनेशन करने से पहले और लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले आप इसको देख लीजिए कि जो सेक्शन फर्स्ट है या जो सभी सेक्शन है उसके अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है। जो टरसेट है देखिए कितने टरसेट है, ये 3 लाइन टरसेट है, फिर अगले 3 लाइन टरसेट है, तो ये कितने टरसेट हो गए, 4 टरसेट्स हो गए, 3 3 लाइन्स के, और लास्ट के अंदर कपलेट हो गया। तो साथियों इसके अंदर आप अब जो राइम स्कीम है वो भी देख लीजिए, बीइंग डेड फ्लिंग, यानी ए बी ए। अब देखिए जो बी डेड है ना, ये क्या है, इस टरसेट की सेकंड लाइन है। ये टरसेट की सेकंड लाइन जब अगली टरसेट की क्या लाइन बन जाएगी, डेड जो है ये रेड और बेड। तो आप देख लीजिए भी जो सेकंड लाइन है टरसेट फर्स्ट की वो अगले टरसेट की जो फर्स्ट और थर्ड लाइन बन जाएगी, यानी राइम के अंदर राइमिंग करेगी वो फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ। तो इसी को कहते हैं तर्जा रिमा। तो सभी जो है ना वो यही चीज फॉलो कर रहे हैं, पूरे के पूरा सेक्शन जो अपना है, 5 सेक्शन है, पांचों के पांचों टरसेट और ये जो तर्जा रिमा है इसी को फॉलो करेंगे। तो साथियों अभी अपन पढ़ते हैं कैंटो फर्स्ट। और कैंटो फर्स्ट में पढ़ने से पहले अपन ने देख लिया है कि कैंटो फर्स्ट के अंदर इफेक्ट किसका रहेगा, विंड का रहेगा। वेस्ट विंड का किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा अर्थ के ऊपर। तो अभी देखते हैं वेस्ट विंड का अर्थ के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग। पोइट वेस्ट विंड को वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स होते हैं साथियों, वो बेकाबू होते हैं, नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं होते, अनियंत्रित होते हैं वो। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग, जो पोइट है वो वेस्ट विंड को कहते हैं कि तुम क्या हो, एक वाइल्ड हो, तुम बेकाबू हो, ए पश्चिमी हवा तुम बेकाबू हो। द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम क्या हो, ऑटम की ब्रेथ हो, तुम ऑटम सीजन है उसकी ब्रेथ हो। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, तुम जिसकी प्रेजेंस बिल्कुल क्या अनसीन है, तुम आती हो तब अदृश्य होती हो, दिखती नहीं हो। द लीव्स डेड आर ड्राइविंग, और तुम द लीव्स डेड आर ड्राइवन, और तुम क्या करती हो, जो सूखी पत्तियां डेड लीव्स है उनको क्या करती हो, ड्राइव कर देती हो, उड़ा ले जाती हो। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग, जिस प्रकार घोस्ट जो भूत होते हैं, एन्चेंटर होता है साथियों मैजिशियन, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भगा देते हैं अपने मंत्रोच्चार से, जिस प्रकार भूतों को भगा देते हैं तुम भी क्या करती हो, लीव्स को भगा देती हो, उड़ा देती हो। तो साथियों इस ट्रसेट के अंदर देखिए कि पहले वेस्ट विंड को वाइल्ड का है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी ये क्या हो रहा है, एलिट्रेशन का यूज किया। तो एलिट्रेशन का इस लाइन के अंदर यूज किया गया है। एक उसने जो पोइट है उन्होंने बोला है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो पोइट ने वेस्ट विंड को संबोधन किया, एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है इसके अंदर। इसके बाद साथियों उसमें जो ब्रेथ बोला है ऑटम का, किसको, वेस्ट विंड को, कि वेस्ट विंड को ऑटम का ब्रेथ बोला है। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है साथियों, कि उसको किस चीज की उपमा दी है, उसको दी है कि तुम क्या हो, ब्रेथ हो ऑटम का। इसके बाद देखिए जो ब्रेथ होता है, जो ब्रेथ तो अपने सांस लेने वाला कौन होता है, प्राणी, प्राणी लोग ही सांस लेते हैं ना, तो वैसे ये हो नहीं सकती। तो इसलिए क्या है, ये यहाँ पे इनका मानवीकरण किया गया है, वेस्ट विंड को ब्रेथ बताया गया ऑटम की। ऑटम सीजन कब आएगा, जब वेस्ट विंड आएगी तभी ऑटम सीजन आएगा। तो इसका अर्थ ये है। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज भी इस लाइन में किया गया है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखते हैं साथियों, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, कि तुम क्या हो जिसकी अदृश्य उपस्थिति, अदृश्य भी है और उपस्थित भी है। तो ये तो कैसे संभव नहीं है एकदम ही देखा जाए तो क्या ये ऑक्सीमोरन है यहाँ पे साथियों, जब विरोधाभासी चीजें एक साथ, अपोजिट चीज साथ में आ जाए तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन लिटरेरी टर्म होता है। तो अनसीन प्रेजेंस शब्द के अंदर क्या है, ऑक्सीमोरन है। आगे देखते हैं, द लीव्स डेड आर ड्राइवन, इसमें साथियों एनास्ट्रोपी का यूज किया गया है। एनास्ट्रोपी होता है जब साथियों किसी भी प्रकार की राइम बनाने के लिए पोइट क्या करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, तो उसको कहते हैं एनास्ट्रोपी। तो इसके अंदर देखिए आप, द लीव्स डेड आर ड्राइवन ना, ओके डेड लीव्स आना था, डेड लीव्स आर ड्राइवन आना था, लेकिन क्या है, इस डेड के लिए आगे रेड और बेड
का जो कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए पोइट ने यूज किया एनास्ट्रोपी का और स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। नेक्स्ट टरसेट पढ़ते हैं साथियों। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। साथियों पोइट कहते हैं कि जिस प्रकार तुम जो पक्षियां हैं उनको भगा देती हो, जिस प्रकार जो घोस्ट को कौन भगा देता है, मैजिशियन भगा देता है, उसी तरीके से तुम भी उनको उड़ा ले जाती हो। और वो पत्ते किस कलर के होते हैं? येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, यानी वो पीले कलर के, काले कलर के, फीके कलर के और रेड कलर के होते हैं। और वो पत्ते इस प्रकार लगते हैं जिस प्रकार क्या है, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। पेस्टिलेंस होता है साथियों महामारी, स्ट्रिकन होता है महामारी से ग्रसित, और मल्टीट्यूड होता है भीड़। जिस प्रकार महामारी से जो ग्रसित भीड़ है वो चली जा रही है, और उसका कलर क्या होता है, जब अपने सीधी सी बात है, अपने जब बीमार होते हैं तो येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड इसी प्रकार के कलर होते हैं, बीमार होते व्यक्ति को हो जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि वो पतझड़ के अंदर जो पत्ते हैं, पतझड़ के अंदर जब पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, और उस प्रकार लगता है जिस प्रकार कोई वो महामारी से ग्रसित है। हु चैरियटेस टू दियर डार्क विंट्री बेड, जिनको ओ दऊ, अरे तुम, हु चैरियटेस, चैरियट साथी होता है रथ, कि तुम एक रथ के समान क्या करती हो, उनको ले जाती हो टू दियर डार्क विंट्री बेड, उनके डार्क विंट्री बेड के अंदर ले जाती हो, यानी विंटर के अंदर वहां पे उसको ले जाती हो। तो साथियों इसके अंदर लिटरेट हम देखते हैं कि पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, पोइट ने यहाँ पे पेस्टिलेंस में टी, आगे स्ट्रिकन में टी और मल्टीट्यूड में टी, यहाँ पे लिटरेशन है। इसी तरीके से पेस्टिलेंस में पेस्ट एस और स्ट्रिकन में एस, यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे साथियों जो पोइट ने जो लीव्स है, डेड लीव्स है, उनको क्या बोला है, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड बोला है उनको, महामारी से ग्रसित भीड़ बोला है लीव्स को, सूखी हुई पत्तियों को। तो इसके अंदर यहाँ पे मेटाफर का भी यूज हुआ है। इसके बाद इसमें हु चैरियटेस टू दियर डार्क विंट्री बेड के अंदर अगला जो लिटरेचर में हुआ मेटाफर। साथियों जो प्रक्रिया हो रही है उड़ने की, यानी जो पश्चिमी हवा है, वेस्ट विंड है, वो क्या करती है, लीव्स को उड़ा ले जाती है अपने साथ में। तो वो जो कार्य है उसको बोला है पोर्ट ने चैरियटेस्ट, कि तुम ये रथ के समान उसको ले जाते हो, जिस प्रकार रथ है कोई चीज को अपने ट्रेवल करते हैं रथ के माध्यम से, उसी प्रकार तुम ले जाती हो। तो यहाँ पे चैरियटेस्ट है, इसमें क्या है, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं। वो दाऊ हु चैरियटेस्ट टू दियर डार्क विंट्री बेड, अरे तुम क्या ले जाती हो, सारथी हो तुम, एक रथ के समान उनको ले जाती हो, कहाँ पर, डार्क विंट्री बेड की ओर, उनके अंधेरे ठंडे बेड की ओर, विंटर के बेड की ओर ले जाती हो उनको। द विंग्ड सीड, इसके साथ किसको ले जाती हो, विंग्ड सीड्स, पंखों वाले बीजों को ले जाती हो। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहां पर वो पड़े रहते हैं, कोल्ड निष्क्रिय और लो नीचे दबे हुए पड़े रहते हैं। ईच लाइक ए कॉर्प्स, प्रत्येक क्या है, एक शव के समान, लाश के समान, डेड बॉडी के समान, विद इन इट्स ग्रेव, अपने कब्र के अंदर। अंटिल दाइन अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, जब तक तुम्हारी जो अजोर सिस्टर है, यानी जो ईस्ट विंड है, ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो ईस्ट विंड है वो ना चले। तो पोइट इसमें कहते हैं साथियों कि जो तुम क्या करते हो, अब इसमें विंग्ड सीड बोला है कि उड़ने वाले बीज। अब बीज उड़ते नहीं है साथियों, बीज उड़ते नहीं है, लेकिन हम समझ जाएंगे कि बीज क्या है, सुबह नहीं उड़ते हैं, बल्कि जो वेस्ट विंड है उसने उड़ाए हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा लिटरेचर हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेटा साथियों विंग सीड्स के अंदर, क्योंकि इसकी जो तुलना है ना, और इसके अंदर वैसे देखा जाए तो इसके अंदर मेटाफर भी है, क्योंकि इसकी तुलना किससे की गई है, मेटाफर भी इसके अंदर हो सकता है, मेटाफर विंग सीड्स के अंदर, क्योंकि उड़ने वाले कोई बर्ड के साथ इसकी तुलना हो रही है द विंग सीड्स के अंदर। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, इसके अंदर देखिए आप भी लाई के अंदर एल, कोल्ड में एल और लो में एल, इसमें भी क्या एलिट्रेशन का यूज किया गया है। ईज लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और प्रत्येक प्रत्येक क्या चीज, जो सीड्स है वो क्या पड़े रहते हैं, सीड्स और जो लीव्स है वो पड़े रहते हैं, लाइक ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी के समान, विद इन इट्स ग्रेव, एक अपनी कब्र के अंदर। तो इसके अंदर सिमली का यूज किया गया साथियों, लाइक वर्ड यूज किया गया है, और एक जो लीव्स है और शीड्स है उनको डेड बॉडी के साथ तुलना की गई है उनकी। अंटिल दाइन अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, जब तक तुम्हारी जो अजोर सिस्टर है, यानी जो ईस्ट विंड है, वो स्प्रिंग की ईस्ट विंड है, वो जब तक ना चले तब तक क्या है, वो इनएक्टिव रहते हैं।
तो इसके अंदर साथियों एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एलिट्रेशन में इसमें है सिस्टर, और स्प्रिंग के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है एस और एश। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर है स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। पर्सोनिफिकेशन आपको लास्ट लाइन और अगले टर्सेट की फर्स्ट लाइन के अंदर मिक्स मिलेगा। ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। जो बीज है वो तब तक इनएक्टिव रहते हैं, अक्रियाशील रहते हैं, जब तक स्प्रिंग की जो सिस्टर ईस्ट विंड है वो क्या ना करे, शेल ब्लो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। जब वो क्या बजाएगी, क्लेरियन होता है साथियों बिगुल। जब मतलब कोई युद्ध है, सोल्जर है, उनको युद्ध में झोंकना है यानी युद्ध स्टार्ट करना है, तब बिगुल बजाया जाता है। तो ये कहती है, तो ये पोएट कहते हैं कि जब तक स्प्रिंग की जो ईस्ट विंड है वो अपना बिगुल नहीं बजाएगी, कहाँ पर, ड्रीमिंग अर्थ, सपने लेती हुई पृथ्वी पर, तब तक वो क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। जब स्प्रिंग आएगी यानी ईस्ट विंड चलेगी और स्प्रिंग आएगी, तब वो सारे के सारे जो बीज है वो क्या हो जाएंगे, अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, यानी पौधों के रूप में, पौधों के रूपांतरित होने में वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लेरियन की। स्प्रिंग है वो क्या बजाएगी, बिगुल बजाएगी। तो बिगुल तो देखो मानव प्राणी बजाते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया साथियों यहाँ पर। इसके बाद जो ड्रीमिंग अर्थ है, ड्रीमिंग अर्थ है सपने लेने वाली पृथ्वी। तो पृथ्वी सीधा सपना लेती नहीं है साथियों, तो ये क्या यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। यानी इसमें हम समझ सकते हैं कि ड्रीमर्स है उसको यहाँ पे उपमा दी गई है। जो हम जो ड्रीमर्स है, हम सपने लेते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे ड्रीमिंग अर्थ के अंदर मेटाफर का यूज किया गया है। अब पढ़ते हैं, हर क्लेरिन और द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल। जब वो क्या करती है, अपना बिगुल बजाती है और अपने सोती हुई अपने पृथ्वी पर, सपने लेती हुई पृथ्वी पर जब बिगुल बजाती है, तो क्या भर जाता है, फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल। तो पूरा का पूरा जो मैदान है और जो पहाड़ियां हैं वो भर जाती है, किससे, लिविंग ह्यूज, सजीव रंगों से, और ओडोर्स, ओडोर्स होता है साथियों सुगंध से, फ्रेग्रेंस से। और किसकी, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर। क्योंकि ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, क्योंकि जो सुंदर कलियां हैं वो खिल जाएगी। और किस तरीके से खिलेगी, लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर। जिस प्रकार एक शेफर्ड, जिस प्रकार एक गडरिया है, वो भेड़ों के झुंड को चराने के लिए बाहर मैदानों भागों में लेके आता है, और भेड़ें जब छितरा के इधर उधर हो जाती है, तो पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है वो जिस प्रकार भेड़ें दिखती है ना, उसी प्रकार भेड़ों के झुंड जिस प्रकार दिखता है, उसी प्रकार उस पूरे के पूरे मैदानों में और अपने पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या दिखेगा, बस प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे, फूल दिखेंगे, और उनकी खुशबू से पूरा का पूरा जो मैदान है हरियाली हो जाएगी। मैदानी भाग और जो पहाड़ी भाग है सारे के सारे भर जाएंगे। तो इसके अंदर साथियों अपन देखते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रखा है। इसके बाद यहाँ पे मेटाफर का यूज अपन देख लिया ड्रीमिंग अर्थ के अंदर। अब देखते हैं ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स। अब यहाँ पे साथियों जो खिलने वाली कलियां स्वीट बर्ड्स की, इसके साथ तुलना किसकी की गई है, फ्लॉक्स की। जो भेड़े हैं उनकी तुलना की गई है साथियों। तो यहाँ पे सिमली का यूज किया गया, लाइक वर्ड यूज हुआ है। इसी के साथ फ्लॉक्स फीड के अंदर क्या, एलिट्रेशन का यूज किया गया, एफ और एफ। इसके बाद एनास्ट्रोपी का यूज किया गया साथियों इस लाइन के अंदर, विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल के अंदर। क्योंकि एंड फिल, यहाँ पे पहले एनास्ट्रोपी क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है। तो एंड फिल प्लेन एंड हिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स आना था, लाइन आनी थी एंड फिल प्लेन एंड हिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स। लेकिन क्या आ गया था, फिल से क्या मैच करने के लिए हिल यहाँ पे रख दिया गया। तो इसको कहते हैं एनास्ट्रोपी। आगे पढ़ते हैं साथियों, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। और दोबारा कहता है वेस्ट विंड को वाइल्ड कहता है साथियों, वाइल्ड स्पिरिट, तुम बेकाबू स्पिरिट हो, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। आर्ट मीन्स आर्ट साथियों। पोइट कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, बेकाबू हो, तुम हर जगह चल रही हो, हर जगह चल रही हो। हवा तो हर जगह चल सकती है ना। इसके अंदर साथियों एलिट्रेशन का यूज किया गया है, डब्ल्यू का, वाइल्ड का डब्ल्यू और विच का डब्ल्यू। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। पोइट दोबारा कहते हैं किसको, वेस्ट विंड को कहते हैं कि तुम डिस्ट्रॉयर हो और प्रिजर्वर भी हो, तुम विनाशक हो, रक्षक भी हो। हियर ओ हियर, तुम मेरी बात सुनो, अरे सुनो तुम मेरी बात सुनो। तो साथियों इसके अंदर देखियो पोइट ने क्या बोला है,
पोइट ने एक बार तो डिस्ट्रॉयर बोल दिया और बाद में इसको प्रिजर्वर बोल दिया, ऐसे कैसे? देखो पोइट ने इसलिए बोला है कि जो वेस्ट विंड है वो क्या करती है, एक बार जब आती है वो तो पतझड़ ऋतु आ जाती है, पतझड़ ऋतु के अंदर वो बीज और पत्ते है सबको नष्ट कर देती है, लेकिन जो बीज है वो अपने साथ उड़ाकर जमीन में दबा देती है और उसके बाद उसको प्रिजर्व रखती है। और जब ईस्ट विंड आती है, यानी ईस्ट विंड कौन क्या है, ईस्ट विंड है तो वेस्ट विंड ही ना। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में सिस्टम होता है कि आप जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवा जाती है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है एक दिन की जब हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर जा रही है, यानी जो वायुदाब है वो निम्न वायुदाब की ओर जाएगा उच्च वायुदाब से, तो उच्च वायुदाब भी एक दिन कम हो जाएगा ना। जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है यानी जो वेस्ट विंड है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो बाद में घूम के वो वापस क्या कहाँ आएगी, जब वहां पे वायुदाब ज्यादा हो जाएगा ईस्ट की ओर तो वापस मुड़ के कैसे आएगी, वो वापस मुड़ के वो वेस्ट की ओर आएगी। तो इसलिए कहा गया है कि तुम क्या हो बाद में उसको प्रिजर्व रख के क्या करती हो, बाद में तुम प्रिजर्व करके बाद में उनको फूल वगैरह प्लांट्स खिला देती हो। तो यही तो प्रकृति का नियम है कि एक बार नष्ट हो जाए और दोबारा खिल जाए। तो इसीलिए एक पॉइंट ने कहा है कि तुम क्या हो, एक बहुत पावरफुल हो, तो तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और तुम क्या हो, प्रिजर्व भी हो। तुम मेरी बात सुनो, पॉइंट इसमें कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो। तो साथियों फर्स्ट कैंटो के अंदर आपने देखा है कि पॉइंट ने हमें वेस्ट विंड की पावर को बताया है, और पावर किसके ऊपर बताई है, जो अर्थ के ऊपर पावर बताई है। सारी की सारी जो डिटेल है इसके अंदर, जो लीव्स है, सीड्स है, सारी की सारी चीजें हैं वो कहाँ पर है, सारी की सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो पृथ्वी पर हो रही है। साथियों कंप्लीट पोएम यानी ओड टू द वेस्ट विंड का पार्ट सेकंड देखने के लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करें या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी पार्ट सेकंड देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों बताना चाहूँगा कि अगर ओड टू द वेस्ट विंड का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को ज़रूर ज्वाइन करें। मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों।